नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी सफलता में एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए आपको हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं और जैसे आप पहले हमारा साथ देते आए हैं उसी तरह से आगे भी देते रहिए, तो सफलता आपके पास जरूर पहुंचेगी, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्त आइए, ये जो टीईटी निःशुल्क बैच आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है उसमें एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बढ़िया और बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बस आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो प्रश्न हैं उनको कमेंट जरूर उनका आंसर किया कीजिए। इससे ये पता चलता है कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं और कितनी चीज़ें आपके ऊपर से जा रही हैं। तो ये जो प्रश्न हैं वो आपके लेवल के हैं, आप जानते हैं। इसमें इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के प्रश्न मिक्स हैं। बस बायोलॉजी अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको मैं जानते हैं कि आप अलग तरीके से लेके आता हूँ, तो उसको लेके आऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए। बस आप हम लोगों के साथ हमेशा बने रहिए। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला में कैसे प्रश्न हैं, कौन से प्रश्न हैं, क्या ज़रूरत है उसमें ज़्यादा या कम, तो सारी चीज़ें हम लोग कर ही लेंगे। आइए देखते हैं। ये रहा आपका पीडीएफ, कहाँ गया भाई? तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है। अब वो साइंस का है या केमिस्ट्री, आपके केमिस्ट्री का या फिर इकोनॉमी का, तो देखा जाए इकोनॉमी का प्रश्न, यानी कि आज इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र जो आपका है वहाँ से प्रश्नों की शुरुआत होने वाली है। और ये बेहतरीन और आसान सा प्रश्न, पहला ही प्रश्न। अब ऐसे बहुत हार्ड तो देगा नहीं। आपका जो ये पेट है, पेट में इकोनॉमी बहुत हार्ड नहीं देता है, आसान सा देता है। बस आप उससे अपरिचित रहते हैं इसलिए आपको कठिन लगने लगता है। परिचित हो जाइए, आसान हो जाएगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब ये जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है, ये आप लोग ना जानिए तो फिर बेकार है यार। आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि एक समिति थी, यंग हिल्टन समिति। 1926 में इस समिति की आख्या पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। जब रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी तो उसका मुख्यालय कोलकाता में था। उसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना अधिनियम है 1934 के अनुसार इसका ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना की कब गई थी तो मैं बता दूं आपको, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इस बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि पूर्ण रूप से भारतीय सरकार का स्वामित्व इस पर प्राप्त कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। ये रही आपकी आरबीआई की हिस्ट्री, आप इसे जान सकते हैं। और मैंने जितना बताया उतना, अगर आरबीआई के बारे में आप जानते हैं तो फिर आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं पेट में। फिर से मैं नोट कर दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। समिति कौन सी थी? समिति थी आपकी यंग हिल्टन, या हिल्टन यंग कहीं कर देता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यंग हिल्टन समिति। ठीक है, ये समिति थी। ये सिफारिश कब की थी? तो 1926 में सिफारिश की थी। फिर उसके बाद बात की जाए तो अधिनियम कौन सा था? आरबीआई अधिनियम, जो स्थापना का अधिनियम था 1934।
स्थापना कब हुआ इसकी? स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1 APR यानी कि अप्रैल 1935 में। इस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय कहाँ था भाई? कोलकाता में था। 1937 में इसे चेंज कर दिया गया। 1937 में इसे क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ये तो हो गया स्थापना। उसके बाद राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। इतने से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूछेगा। अब ये जो बैंक है, इस बैंक को यानी कि जो RBI बैंक है, इस बैंक को बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बैंक किसी आदमी को पैसे नहीं प्रोवाइड करता है, ये बैंकों को पैसे देता है। ये जो पैसे देता है वो बैंकों को पैसे देता है, फिर बैंक जो होते हैं वो अपने ग्राहकों को देते हैं, उपभोक्ताओं को देते हैं। यानी कि डायरेक्टली ये किसी इंसान को पैसे नहीं देता है, ये बैंकों को लोन देता है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबका लेखा जोखा रखता है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये जो पहला प्रश्न है आपका, ये तो पूरी तरीके से भाई व्याख्या हो गया इसकी। और आप देखेंगे तो मैं एक 10 मिनट का वीडियो भी बनाया हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, यानी कि हमारा जो ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस है, आप उसमें देखेंगे बीच में तो आपको मिल जाएगा RBI की स्थापना। RBI के बारे में पूरी जानकारी जो थी, उस समय गवर्नर साहब बदले थे, इसलिए हाँ गवर्नर साहब बदले थे, याद आया। इस समय RBI के गवर्नर कौन है ये आप कमेंट करके बताएंगे। गवर्नर, इस समय RBI के गवर्नर कौन है ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। मैंने बताया हुआ है, मैंने उस पर 10 मिनट का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक, चलिए तो इसमें आपका आंसर कौन सा? ये देखिए स्थापना के ही सामने स्थापना लिख दिया गया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर RBI के लिए। ठीक है, RBI की पूरी जानकारी आपके सामने। बाकी सारी जानकारी जो होगी वो भाई आपके लिए होगी भी नहीं, क्योंकि ये इतने ही आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इससे ज्यादा क्या लेना चाहेंगे यार आप? बच्चे की जान लेंगे क्या? इतना बहुत है, जितना दे रहे हैं आपके लिए पर्याप्त। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत भी होगी तो उसके लिए हम आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। कमेंट आप करेंगे, बाकी उत्तर तो हम देते हैं। चलिए आइए, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? मतलब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है। मतलब कि ये जो भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण है, इससे इनकी अनुशंसाओं को सुनने में संबंधित है, तो कौन सी समिति है भाई? तो वो समिति आपकी होगी S पद्मनाभन। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर बी में है S पद्मनाभन समिति। S पद्मनाभन समिति। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा आपके लिए व्याख्या करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? बैंक दर जो है उस शब्द का अर्थ बताना है आपको। क्या बताना है? अर्थ बताना है दोस्त। तो अर्थ बताइए, बैंक दर का क्या अर्थ होता है? गैर अनुसूचित बैंक द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। गैर अनुसूचित का मतलब क्या है भाई? ये हटा दीजिए। निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक के लिए दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए बैंक दर नहीं होगी, इसे भी हटा दीजिए। तो उसके बाद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित यार फिर वही बात हो गई। केंद्रीय बैंक द्वारा जैसे RBI है,
द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर ही बैंक दर के नाम से जानी जाती है। बैंक दर के नाम से जानी जाती है। जो केंद्रीय बैंक हैं, जैसे कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि राष्ट्रीय, जानते हैं कि जो बैंकें होती हैं वो वाणिज्यिक बैंक जो होती हैं, जो व्यापारिक बैंकें होती हैं, उनको जो ऋण प्रदान किया जाता है उस पर जो ब्याज दर लगाया जाता है उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न पर। तो ये 3 लगभग हो गए हैं। हाँ, 3 हो गए हैं। इसका मतलब है कि आगे अब साइंस के प्रश्न मिलेंगे आपको। ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है, किसमें मापी जा सकती है वो पूछ रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है। तो मेरे दोस्त, ध्वनि की प्रबलता जो होती है ना, जो ध्वनि होती है, ये अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ये क्या है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रतिध्वनि का मतलब ये होता है कि आप किसी रूम में बैठिए, रूम सभी तरफ से बंद हो, आप उसमें कोई बात बोलिए तो आपकी आवाज टकरा कर वापस आती है। जो टकरा कर आवाज वापस आती है उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। आवाज का परावर्तित होकर वापस आना, क्या होना? आवाज का परावर्तित होकर वापस आना, एंटी साउंड, यानी कि ये जो आपका हो गया प्रतिध्वनि। आवाज की जगह पे आप ध्वनि लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्वनि लिख सकते हैं आप लोग, आवाज जरूरी नहीं है। आवाज तो मैं आपके संदर्भ में बोल रहा हूँ कि आप कह सकते हैं उसको। अब इतनी लंबी व्याख्या करूंगा तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी करूंगा। आवृत्ति, ये जो आवृत्ति होती है, ध्वनि की आवृत्ति भाई, ये खुद ही आवृत्ति एक है जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि की ये जो आवृत्ति होती है उसे हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। उसे हर्ट्ज में मापा जाता है। इसको इस तरह से नहीं, पूरा नहीं लिखा जाता है, जहां भी देखेंगे HTZ लिखा जाता है, इसको HTZ लिखा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो बचा क्या? 3 ऑप्शन तो हो गए आपके, चौथा वाला आपका उत्तर हो गया। चौथा आपका उत्तर कौन होगा? डेसिबल। डीबी इसको लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डीबी लिखा जाता है इसको। यही डीबी जो डेसिबल है, डेसिबल ही ध्वनि की प्रबलता को बताता है, कितनी प्रबल ध्वनि है। जैसे कि आप अब की बारे देख रहे होंगे तो IPL में आपको वहां पे आपको दिखाता रहा होगा, जब छक्के लगते थे, जब कोई मैच जीतता था, कोई आउट होता था, तो उसके बाद आपके बगल में वही प्रबलता उसकी चलती थी। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में दिखाती थी, 120 डेसिबल, 80 डेसिबल, 110 डेसिबल, ऐसे करके डेसिबल में दिखाता था। तो वही होता है, डेसिबल ही होती है इसकी प्रबलता का मापक। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 5वां, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर, तो जानते हैं ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो दबाव के हिसाब से मापा जाता है। जब दबाव के हिसाब से मापा जाता है तो सीधी सीधी बात है कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो दबाव पर निकल कर आएगा। दबाव किससे होता है भाई? दबाव बताता है आपके, जो दबाव होता है वो क्या बताता है? जो दबाव होता है मेरे दोस्त वो बताता है पास्कल। पास्कल ही दबाव बताता है। तो पास्कल, ये पीछे PA लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पास्कल में ही गिना जा रहा है। लेकिन कौन सा आंसर होगा वो बताना है आपको, कौन सा आंसर होगा वो बताना है आपको। तो ये ऑप्शन नंबर C, यानी कि इसे कहते हैं 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 पास्कल। ये होता है आपका एक एटमॉस्फेयर बराबर। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो होता है 1.01 गुणे 10⁻6 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होती हैं। ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये सारे मात्रक हैं और मात्रक से ही प्रश्न ज्यादातर बनते हैं फिजिक्स में से। चलिए इसके बाद आगे वाला, एक हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कहते हैं ना, कितने हॉर्स पावर का इंजन है? एक हॉर्स पावर मतलब कितने हॉर्स पावर का एक अत्यधिक ऊर्जा मापने वाला यंत्र है, अत्यधिक पावर मापने वाला मापने वाली इकाई है।
तो हार्स पावर का मतलब है बहुत हार्स पावर। अब वही पूछ रहा है ना कि एक हार्स पावर बराबर क्या होता है, तो ये कितने वाट के बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है, तो एक हार्स पावर भाई, तो आप जानते हैं कि एक हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। सोच लीजिए एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, तो होता है 746 वाट, ठीक है, वाट के बराबर होता है। बस सारी चीजें जानते रह कीजिए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इस पे व्याख्या नहीं, व्याख्या करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी वाट के बराबर वाट बताने लगे कि वाट कितने के बराबर होता है, तो फिर वो भी निकल के आएगा, फिर उसके बाद आगे निकालना चाहेंगे तो सारी चीजें निकल के आती हैं, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी तो बताना है, उससे ज्यादा क्या करेंगे फिर आप लोग। चलिए, एक डायोप्टर के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है एक डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, सबसे पहले तो यही बताइए आप। डायोप्टर, डायोप्टर होता क्या है, ये जो डायोप्टर है ये क्या होता है, लेंस की क्षमता को मापने का यंत्र है, लेंस की क्षमता को मापने का क्या है, मापने की इकाई है, लेंस की क्षमता या आवर्धन क्षमता जिसे कहते हैं आप लोग, मापने की इकाई डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। कितने डायोप्टर की है, समझ में आया। जब लेंस की क्षमता माप सकते हैं उससे, तो पूछ रहा है कि एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है, तो एक डायोप्टर बराबर होता है मेरे दोस्त, यहाँ तो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाता है, एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स होता है, ठीक है, कितना होता है 1 मीटर इनवर्स, ऐसे अलग करके लिख लो तो अच्छी बात है। एक, अब ये है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जरा बताइएगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो बताइएगा, फिर उसकी तरह से आप इसे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर से उसके बाद मीटर में लिखा है, मीटर में तो लिखा ही है, अगर हम किलोमीटर में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई, जब उसे आप बदल सकते हैं तो लिख भी तो सकते हैं, ठीक है। और इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिख दीजिए, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है आप किस तरह से लिखना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर में लिखना चाह रहे हैं, किलोमीटर में लिखना चाह रहे हैं, या फिर मिलीमीटर में लिखना चाह रहे हैं, या फिर 1/मीटर के रूप में लिखना चाह रहे हैं, या 1 मीटर इनवर्स के रूप में लिखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे उसे लिखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहे जैसे लिखे, बस आप इतना जानते रहिए कि एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। बस मजा आ रहा है कि नहीं, प्रश्न अच्छे हैं ना। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत जो बल है को कहा जाता है, कार्यरत बल को कहा जाता है। प्रश्न को मुझे वैसे भी याद हो जाता है ज्यादातर, उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा देखना जरूरी है कि कहीं कुछ और ना बोल दूं, नहीं तो आप लोग मेरा मजाक उड़ा देंगे, और मजाक उड़ाने में आप बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि दूसरों की गलतियां लोगों को खूब दिखती है, लेकिन अपनी खुद की नहीं दिखती है कि मैं कितना जानकार हूं या कितना जानता हूं, कितना बुद्धिमान। सामने वाले के पास ज्ञान कितना है ये मायने नहीं रखता है, अनुभव कितना है ये मायने रखता है। अगर अनुभव है और ज्ञान भी है तो उस इंसान की कभी भिड़िएगा मत, जब तक शांत रहेगा तब तक रहेगा, लेकिन जब भिड़ जाएगा आपसे ना, तहस नहस करके चला जाएगा, आपको आपकी खिल्लियां उड़ा के चला जाएगा वहीं पर, समझ लेना, बहुत गहरी बात है। जिस इंसान के पास ज्ञान और अनुभव दोनों हो वो हमेशा शांत ही होते हैं, कभी उनके पास घमंड नहीं आता है, घमंड आ गया तो फिर उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं। चलिए आइए, तो क्या कह रहा है भाई, अरे सीधी सीधी बात है यार, ये जो बल है, बल है और ये कार्य कर रहा है किस पे, क्षेत्रफल पर कार्य करेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई पर कार्य करता है, चौड़ाई है यार, ठीक है।
चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई पर कार्य करता है। तो अब ये बताओ, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दबाव का सूत्र बना रहा है। किसका बना रहा है भाई? इसे दबाव कहते हैं, इसे प्रेशर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर का जो दबाव का मात्रक होता है या दबाव की जो इकाई होती है वो आप मुझे बताएंगे क्या? आप मुझे बताएंगे क्या? अभी कल वाले में भी बताया है, इसके पहले भी बताया है। दबाव की इकाई क्या होती है ये आप मुझे बता दीजिए। बल है तो न्यूटन जरूर होगा, बल है तो न्यूटन जरूर होगा। न्यूटन के साथ मीटर जोड़िएगा, आपको निकल कर आ जाएगा। स्क्वायर में होगा, कैसे होगा वो आप जानिए। जब सारी चीजें बता दे रहा हूं तो बता ही दूं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को किलोग्राम वाले पॉइंट में बदल कर दिखाइए तो जानो। न्यूटन मीटर स्क्वायर को आप किस में बदल कर दिखाइए? किलोग्राम वाली पॉइंट में लिख कर बताइए तो जानो। कमेंट करके बताइएगा। भाई बदलना तो सबको है, कभी यहां से कभी वहां से। प्रदीप्ति, प्रदीप्ति जानते हैं क्या होता है? प्रदीप्ति शब्द का मतलब ही पहले जान लीजिए आप। प्रदीप्ति शब्द क्या होता है पहले इसी के बारे में जान लीजिए। तो ये होती है, प्रदीप्ति मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? यानी कि किसके द्वारा मापा जाता है? मिली वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर यानी कि धारा को मापने की छोटी इकाई है। धारा को मापने की छोटी इकाई है जो वोल्ट मीटर से भी छोटी होती है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप जो होता है ये होता है किसी घूमती हुई वस्तु या दोलन करती हुई वस्तु की जो घूर्णन गति है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घूमती हुई वस्तु की गति को मापने का यंत्र कौन है? घूमती हुई वस्तु या दोलन करती हुई वस्तु की माप करने का जो यंत्र है या इकाई है वो कौन है? स्ट्रोबोस्कोप। फिर आता है लक्स मीटर, फिर आता है कौन? लक्स मीटर आता है। तो लक्स मीटर के बारे में बताऊं तो लक्स मीटर ही एक ऐसा मीटर है या ऐसी इकाई है जिसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है किसके द्वारा? तो आपके लक्स मीटर द्वारा। अब लक्स शैम्पू मत समझ लीजिएगा आप लोग कि लक्स शैम्पू है, चलो जल्दी से लगा के बाल वाल सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घूमने, चौराहे पर चलते हैं और इधर उधर क्या करते हैं? गप सड़ाका करते हैं। तो वो लक्स नहीं है, ये लक्स मीटर है। और लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता यानी कि प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन को मापा जाता है, इल्यूमिनेशन को मापा जाता है, ठीक है। बस इतना जानिए। और पीएच मीटर, पीएच मीटर क्या होता है? किसी पदार्थ की क्षारीयता व अम्लीयता को मापने का यंत्र है। अम्लीयता व क्षारीयता मापी जाती है, क्षारीयता यार उल्टा हो गया, क्षारीयता मापी जाती है किसके द्वारा? तो आपके पीएच मीटर द्वारा। किसी भी तत्व यौगिक पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का जो यंत्र है या फिर पैमाना है वो है पीएच मीटर। बाकी आपके जो प्रश्न का उत्तर था वो है लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर बन गया। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10वां, मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। सबसे पहले तो आपको यही नहीं समझ में आया होगा कि मैलिएबल है क्या। मैलिएबल अगर मैं हिंदी में बोल दूं अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बाहर से आपको कुछ पीटने की आवाज आ रही होगी यहाँ पे, क्योंकि है भाई काम है उनका, वो करेंगे तो बहुत थोड़ा सा आवाज आती है। तो ये जो पीटने की आवाज आ रही है, ये पीटने की आवाज किसी धातु पर लगाई जाती है। किस पर लगाई जाती है? धातु पर लगाई जाती है और इसे मैलिएबल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मैलिएबल लिखा गया है ना। हाँ, मैलिएबल लिखा गया है। तो मैलिएबिलिटी जो होती है इसे हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ठीक है, आघात वर्धनीयता कहते हैं इसको। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि किसी धातु को पीट पीट कर उसे चद्दर के रूप में फैला देना, किसी धातु को पीट पीट कर उसे चद्दर के रूप में फैला देना मैलिएबल या मैलिएबिलिटी या फिर क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है।
आघातवर्धनीयता जो गुण दर्शाता है वो कौन दर्शाता है? तो भाई वो हमेशा धातु ही दर्शाएगा, बाकी और कोई नहीं दर्शा सकता। क्योंकि जो अधातु होता है वो भंगुर होता है, जो अधातु होता है वो हमेशा भंगुर होता है। उस पर अगर हथौड़ा आपने चला दिया तो वो भंगुर होता है, टूट जाएगा। लेकिन धातु आप पीटते रहिए, वो धीरे धीरे फैलता रहेगा लेकिन टूटेगा नहीं। और गैस में तो आप भाई हथौड़ा चला ही नहीं सकते। आप गैस में हथौड़ा चलाएंगे तो आपका हथौड़ा ही कहीं छूट जाएगा, क्योंकि गैस का मतलब हवा में आप हाथ चला के क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। चलिए, तो इसका उत्तर आपका क्या निकल के आएगा? मैलिएबल के गुण किसमें होते हैं, यानी कि मैलिएबिलिटी किसमें होती है? तो वो धातु में होती है। किसमें होती है? धातु में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। यह धातु के गुण बता दें, जाने दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा। धातु के गुण कहीं मिलेगा तो बता देंगे, अभी है शायद प्रश्न ऐसे। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? अरे भाई, धातु जो है उसकी जो चमक होती है, उसकी सतह जो चमकती है, उसे धात्विक चमक के रूप में जाना जाता है। धात्विक चमक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, धात्विक चमक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। यानी कि कोई भी धातु आप लेंगे तो उसकी एक चमक होगी, वो जो चमक होती है उसी को क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जिसमें धातु का गुण होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उसे कहते हैं हीरा। हीरा आपका एक ऐसा अधातु है, हीरा अधातु है, जानते रहिएगा। ठोस रूप में पाया जाता है और एक प्रकार का अधातु है, लेकिन फिर भी उसमें चमक पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अब समझ लीजिए कि एक अधातु होते हुए भी वो अपवाद बनता है। और हाँ, इसी तरह से धातु का भी एक अपवाद होता है। धातु का कौन सा अपवाद होता है? धातु का अपवाद होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर आपको लिक्विड रूप में पाया जाएगा। यानी कि धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है हमेशा। ठोस अवस्था का मतलब कि उनका शेप एंड साइज हमेशा निश्चित होगा। इस तरह से अगर इसे आप बदलना चाहेंगे तो ये टूट जाएगा। ये अपने आकार में परिवर्तन नहीं चाहता है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो उसी तरह से आपका होता है धातु का अपवाद पारा। नॉर्मल टेम्परेचर पर या आपको किस में मिलेगा? आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन यह होता है एक प्रकार का धातु है। उसी तरह से देखना चाहें तो सोडियम मिल जाएगा। सोडियम भी एक ऐसा पदार्थ है जिसे आप चाकू से काटा जा सकता है। सोचिए, ऐसी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, धातु है, जबकि धातु चाकू से कटनी नहीं चाहिए, इतनी ठोस होती है। चाकू मुड़ जाएगा, धातु नहीं। आइए चलते हैं। धात्विक चमक हो गई। तन्यता क्या होता है? तन्यता का मतलब ये होता है कि उसे तार के रूप में क्या किया जा सके? फैलाया जा सके। तार के रूप में उसे पिघलाकर, चाहे जैसे आप उसे तार के रूप में खींचकर बढ़ाया जा सके। जैसे आप जानते हैं 1 ग्राम सोना आप जानते हैं, गोल्ड आप जानते हैं, 1 ग्राम गोल्ड आप जानते हैं, उससे 2 किलोमीटर पतली लंबी तार बनाई जा सकती है 1 ग्राम सोने से। 1 ग्राम गोल्ड जो है आपका, 1 ग्राम गोल्ड वो कितने लंबा तार बना सकता है? कितनी उसकी तन्यता होती है? सबसे ज्यादा तन्यता होती है, सबसे ज्यादा तन्यता होती है कि 1 ग्राम यार सोचो, 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। सोच लो कितनी लंबी वायर बनती है, कितनी लंबी तन्यता होती है इसकी। ठीक है, कठोरता। अरे कठोरता तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि धातु है तो कठोर होगा ही, धातु है तो कठोर होगा ही भाई, वो कठोर ही होगा। उसे पीटने पर एक प्रकार की ध्वनि आती है, उसे पीटने पर एक प्रकार की ध्वनि आती है। और आघातवर्धनीयता अभी बता के आ रहा हूं पिछले वाले प्रश्न में कि उसे पीटेंगे तो एक प्रकार की ध्वनि पैदा करेगा और वह चद्दर के रूप में फैलता चला जाएगा। जैसे अभी मैं इसे गिरा दूं, मारकर गिरा दूं, तो ये भी एक प्रकार का धातु है, गिरेगा और आवाज आएगी। गिरेगा तो क्या आएगी? आवाज आएगी, तो इसे ही धातु कहते हैं। चलिए, तो ये सारे गुण हो गए। यहाँ पर ज्यादातर धातुएं कैसी होती है? सुचालक होती हैं। विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक है, विद्युत की सुचालक धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। चलिए, तो ये क्या कहलाया इसमें? धात्विक चमक। धात्विक चमक किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4
इसका सही आंसर हो गया ये जो विकल्प आपका डी है, यही आपका सही हो गया, क्योंकि उसने पूछा है कि जो विशेष प्रकार की चमक होती है, जो चमकदार होती है उसकी सतह, वो क्यों होती है? तो धातु की चमक के कारण होती है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि, ये तो अभी बता के आ रहा हूं ना, आघातवर्धनीय होती है और कोमल होती है, क्यों होती है? तो देखिए, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, एक दूसरे पर क्या होती हैं? फिसल सकती हैं, इसीलिए ये कोमल होती है। और आघातवर्धनीय तो मैंने बताया ही, ये रिपीट कर उसे फैलाया जा सकता है। तो एक, अरे फैलेगा तभी जब वो एक दूसरे से ऐसे फैलते जाएगा, एक दूसरे के परतें उसकी फैलती जाएंगी तो वो फैलकर चौड़ा हो जाएगा। तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। घनिष्ठ समूह बनाते हैं, घनिष्ठ समूह तो बनाते हैं, परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। उसने जो पूछा, अच्छा ये सारे गुण इसके हैं, ऑप्शन में देखिए तो सारे गुण धातु के ही हैं, सारे गुण इसके धातु के हैं, चारों के चारों गुण धातु के हैं। परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं, मतलब नजदीक बनाते हैं, इसका समूह हमेशा बहुत कठोर होता है। और चमक होती है, ये भी बताया। ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये भी बताया। अधातु होगी, उसे गिराएंगे तो उसमें कोई आवाज, उस तरह विशेष प्रकार की आवाज नहीं आएगी, लेकिन धातु अगर आप गिराएंगे तो विशेष प्रकार की उसमें चमक आवाज मिलेगी उसमें, ठीक है। और साथ में देखिए, तो आघातवर्धनीय और कोमल क्यों होती है उसके बारे में बताना था, तो उसके बारे में ये वाला ऑप्शन सही है। और गुण की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे, मेरिट की बात करेंगे, तो धातु की ही मेरिट सारे के सारे ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन आपके धातु के मेरिट के यानी गुण के ही बारे में है, ठीक है। चले आगे। तो ये सारे जो आपके ऑप्शन बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न बन सकते हैं, और जब ये प्रश्न बन जाएंगे ना दोस्त, तो आप वहीं घनचक्कर में पड़ जाएंगे, आपका दिमाग वहीं रफूचक्कर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब हम व्याख्या करते हैं, उन व्याख्या को सुना कीजिए, अगर लिखने का मन है तो लिखा भी कीजिए, स्क्रीनशॉट करने का मन हो तो स्क्रीनशॉट किया कीजिए। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, जरूरी नहीं आप पीईटी का एग्जाम दीजिए, आरआरबी का दीजिए, एनटीपीसी का दीजिए, या फिर कोई आपका हो गया बीपीएससी का दीजिए, या फिर आप इसी में से क्या बोलते हैं, आपके यूपी में टीचर वैकेंसी जो होती है, जैसे यूपी टेट हो गया या फिर आपका सुपर टेट हो गया, कोई भी एग्जाम है आप अगर दे रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सब, जिसमें साइंस है उसमें ये दीजिए, ले लीजिए। आज का ये लास्ट प्रश्न था। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे पता चलता है कि आप लोग कितने सक्रिय हैं और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, आपको कितनी और प्रयास की आवश्यकता है। हम आपको बेहतर से बेहतरीन जरूर बनाएंगे, लेकिन उसमें भी आपका साथ होना जरूरी है, साथ के साथ सक्रिय साथ होना जरूरी है, क्रिया प्रतिक्रिया होती रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्त, आज इस बेहतरीन प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास को। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगली कक्षा में और बेहतरीन और नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।